नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं वॉर रूम। मेरे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मेजर जनरल वीके दत्ता, एयर कमोडोर एस बेल। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। और वॉर रूम में आज बहुत खास खबरों का दिन है। आज आपको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम से सीधे सीधे बात की थी। जनता से कहा था पाकिस्तान की कि भाई तुम भी अपनी सेना के खिलाफ खड़े हो। पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना की सच्चाई बताई थी और ये कहा था कि पाकिस्तान की जनता, खासकर नौजवान और बच्चे, ये सोचें कि उनकी जो हालत है वो क्यों है, उनको क्या हासिल हुआ अपनी फौज को पाल करके। नरेंद्र मोदी की इन बातों का पाकिस्तान में जबरदस्त असर दिखने को मिल चुका है। मतलब मोदी की स्पीच के रुझान आने लगे हैं। पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को अब पाकिस्तान की आवाम बखूबी समझ रही है और ये जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो कुछ कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ही अब मुनीर की सेना का विरोध शुरू हो गया है, मोर्चा खोल दिया गया है। इमरान खान के समर्थक फिर सड़कों पर आ गए हैं। इमरान खान जेल में है, लेकिन उनके पार्टी वर्कर्स अब सड़क पर एक बार फिर उतरकर, जैसा उन्होंने पहले किया था इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त, और जनरलों के घरों में घुस गए थे और लूटपाट कर दी थी और सेना के जहां जहां मेमोरियल बने हुए थे उनको लातों से मार मार कर तोड़ दिया था। तो अब वैसे हालात धीरे धीरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो गया जंग। ये 3-4 दिन भारत के साथ जो जंग हुई उसमें कुछ पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं अपनी सेना के पीछे जरूर खड़े थे, लेकिन अब जब वो बुखार उतरा है तो उन्हें पहली बात तो ये समझ में आई कि अरे भारत तो हमको पीट करके चला गया, और दूसरी बात अब उनको ये लगने लगी है कि ये सब किया क्यों था मुनीर की सेना ने और उसके पाले हुए आतंकवादियों ने। इसीलिए कि हमारी नाराजगी जो है उससे दुनिया का ध्यान हटे, हमारा ध्यान भी हट जाए, हमारा ध्यान इस जंग की ओर चला जाए। और हमारा नेता जेल में है, इकोनॉमी की बुरी हालत है, जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सिंध वाले ट्रक लूट रहे हैं, खाने के ये हालात हैं, वहां पर पानी को लेकर अंदर अंदर लड़ाइयां चल रही हैं पाकिस्तान के अलग अलग सूबों के अंदर। इस सब से ध्यान हटाने के लिए ही ये सब कुछ रचा था मुनीर ने, जिसका भारत ने उसको जवाब दिया। अब शहबाज सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने आने लगा है। अब मैं आपको कुछ बयान वहां के सुनाऊंगा, कुछ पत्रकारों के बयान आपको सुनाऊंगा, कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो रिटायर हो गए हैं उनकी बातें मैं आपको सुनाऊंगा। और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, पहली बात तो कि भारत के साथ लड़ाई में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ और आप लड़ सकते नहीं भारत के साथ। इतना अंतर आ चुका है भारत और पाकिस्तान के हालात में, इकोनॉमी के अंदर, मिलिट्री माइट के अंदर, कि अब ये पूरी तरीके से जो लड़ाई है ये पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है। पहली बात तो ये। और दूसरा, अब वहां के पत्रकार बता रहे हैं कि लोगों में धीरे धीरे गुस्सा एक बार फिर फूट रहा है और अलग अलग मोर्चों पर फूट रहा है। सिंध वाले पानी के लिए लड़ रहे हैं, टीटीपी वाले जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो फौज को मार रहा है, ऐसे ही बलूचिस्तान में जगह जगह हमले हो रहे हैं फौज के अंदर। और इस बीच में इमरान खान के समर्थक एक बार फिर सड़कों पर उतरकर अब मांग करने लगे हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। तो सुनिए आप पहला बयान। जब आपके ऊपर एक आपका एनिमी अटैक करता है, आपको तब आपको फिर कौमी यूनिटी की एहसास होता है कि यू नीड टू बी यूनिफाइड। और इस जंग के मौके पे हमारी जो स्टेट थी उसको ज़रूरत थी कि हमारी पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हो और इस अटैक का जवाब दे, और पूरी कौम खड़ी हुई। तो अगर उससे उनको रियलाइजेशन हो रही है कि जो कौम के जज्बात हैं उनको भी रिस्पेक्ट किया जाए, और जो कौमी लीडर है, ये सारे लोग जिन्होंने इंडिया का सोशल मीडिया पे जवाब दिया, ये लोग कौन थे? ये सारे लोग पीटीआई के एक्टिविस्ट थे। ये कोई पीएमएलएन के या पीपीपी के तो एक्टिविस्ट नहीं थे, उनकी तो वैसे ही सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत कम है। ये सारे के सारे जो लोग थे ये खान साहब के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स थे, और उन्होंने खान साहब की कॉल पे वो इकट्ठा खड़े हुए। पाक भारत कशीदगी का जो सबसे बड़ा फायदा उठाया है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने उठाया है। वो चाहे वो इमरान खान की सियासी मज़ाहमत को खत्म करना हो या फौज को दोबारा से मकबूल करना हो। पाकिस्तान आर्मी महसूस कर रही है कि उनकी जो मकबूलियत आवाम में वो काफी कम हो चुकी है, अभी भी कम है। अगरचे उन्होंने एक फेक विक्ट्री का ऐलान किया है और कहा है कि हम विक्ट्रस हैं, लेकिन वो उनको भी पता है कि वो कितने विक्ट्रस हैं। पहलगाम का जो इन्होंने टेररिस्ट एक्शन करवाया, इनको पता था ये इतने दूध पीते बच्चे नहीं है पाकिस्तान आर्मी के लोग, कि इस पे भारत का रिएक्शन क्या आएगा। ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स काइंड ऑफ अ थिंग होगा। भारत ने जरा उससे बढ़ के किया, तो इनको एक तरह से फायदा मिल गया। बहरहाल इनकी एन तवक्कुआत के मुताबिक ये सब कुछ हो गया, और फिर अब ये है कि इन्होंने फौरी तौर पर विक्ट्री डिक्लेयर कर दी।
ऐसा लगा कि इस वक्त की जो मिलिट्री की आदत है उसने शो किया कि हम हुकूमत के साथ हैं, और सियासी क़यादत को तो बुलाया है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल चॉइस भी बताई कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है उसके साथ उन्होंने अपनी अलाइनमेंट शो की है। जबकि देखिए थोड़े दिन पहले जो कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में, उसमें ये जो हुकूमती जमातें हैं, ये जरदारी साहब, ये आप तस्वीरें देख लें साथ साथ, ये जो इस वक्त फील्ड मार्शल के साथ खड़े हैं, इनकी तो जबान नहीं खुली थी। ये जो शहबाज शरीफ साहब, इनकी भी जबान नहीं खुली थी। ये मरियम नवाज, इन्होंने अभी तक मोदी का नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ, उन्होंने अभी तक मोदी का नाम नहीं लिया। ये वो सारे लोग हैं जो इंडिया को जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैंने कंफर्म किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनके चेयरमैन इस वक्त गौर साहब, उनको भी नहीं बुलाया गया। सेनेट और कौमी असेंबली में जो दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं उनको भी नहीं बुलाया गया। आर्मी चीफ ने या फील्ड मार्शल ने अपनी पसंदीदगी शो की है कि ये मेरे पसंदीदा लोग हैं तो इनको मैं बुला लेता हूं। तो वो तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सख्त नापसंदीदा जमात है। आप कह रहे जहाज भी मैंने खुद बनाए हैं, प्लान भी मैंने बनाया है KFC में बैठ के, तो उस बेचारे को तो निशान हैदर जिंदा देना चाहिए। मरियम नवाज, जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एक दफा मोदी का नाम नहीं लिया, एक दफा मोदी का नाम नहीं लिया। उनकी किस चीज की मौत आ रही है बोले ना। बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान में, मैं उनका पोल खोलूंगी। पाक भारत कशीदगी, व्हाट द हेल इज पाक भारत कशीदगी, बोलो। मोदी क्यों नहीं बोलते? बुज़दिल है, बेगैरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जी हम तो दहशतगर्द पालते हैं पाकिस्तान में, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे। यतीम यसीर बच्चे होते हैं, जाते हैं मदरसों में कुरान पढ़ने के लिए, तुम उनको दहशतगर्द बोलते हो, तुम दहशतगर्द हो। और ख्वाजा आसिफ की इतनी औकात है कि उसको कोई थपकी ना दे और वो ये बात करे। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि जी मोदी जी वो धमकियां दे रहे हैं, हमारी यूथ को धमकियां दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है, मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं। तो ये आप सुन रहे थे अभी पाकिस्तान में पत्रकार बात कर रहे हैं कि मोदी ने जो कहा उसका मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना को सीधा नहीं करते तो फिर भारत को करना पड़ेगा और फौजी तरीके से करना पड़ेगा। मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आपको बता रहा हूं प्रधानमंत्री के उस बयान पर जो उन्होंने सीधे पाकिस्तान के लोगों को टारगेट करके उनको सामने रख करके दिया कि आप अब आवाज उठाइए। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का बयान धमकी भरा है, घृणास्पद और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी का बयान चुनाव प्रचार का नाटक है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन है और पाकिस्तान को किसी भी खतरे का सामना करना पड़ेगा तो हम जवाब देंगे। पहले तो कोई पाकिस्तानियों को ये बता दे कि भारत में भी कोई इलेक्शन नहीं है और जो एक इलेक्शन स्टेट इलेक्शन 6 महीने बाद आने वाला है उसके लिए किसी जंग जीतने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। पहली बात तो ये। दूसरा भाई कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन है। अब जब ऐसी ऐसी बातें करता है ना पाकिस्तान, इंटरनेशनल फोरम्स की का हवाला देता है, दुनिया के नियमों का हवाला देता है, तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। ये वो देश है जिसने पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जितने आतंकवादी होंगे उससे ज्यादा अकेले पाकिस्तान में बैठे हैं। यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो घोषित आतंकवादी हैं जिन पर अरबों रुपए का इनाम है, वो यहां खुलेआम घूमते हैं। मदरसों में तुम बच्चों को यह पढ़ाते हो कि काफिरों को कत्ल करने का अधिकार तुमको है। अब मदरसों से निकले बच्चों को तुम कहते हो कि हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और उन्हीं को ये आतंकवादी भेजते हैं हमारे यहां पर, और फिर तुम याद दिलाते हो कि संयुक्त चार्टर का उल्लंघन है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। दत्ता साहब, लेकिन असर होने लगा मोदी जी की स्पीच का। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है कि हम भी अपने बहुत सारे फोरम में, आपके प्रोग्राम में हम ये बोल चुके हैं कि पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम को अपनी फ़ौज की असलियत को समझना पड़ेगा कि उनका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। और ये पाकिस्तान की फ़ौज है जो 1947 के बाद से लगातार पाकिस्तान की अवाम के ऊपर हावी है।
सारे अदारे इनके कंट्रोल में हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां इनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकती हैं। तो पाकिस्तान में कभी जमहूरियत ना फल पाई ना फूल पाई, और वो हमेशा इन्हीं के रहमो करम में चलते रहे, किसके, पाकिस्तान की फ़ौज के। आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि अगर हम इकॉनमी की बात करें, जो हम बाद में भी चर्चा करेंगे, कि इकॉनमी किसके लिए अच्छी है। पाकिस्तान फ़ौज की इकॉनमी बहुत बढ़िया है, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं वो, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। पिस कौन रहा है? पिस रहा है वो गरीब पाकिस्तानी, जिसके पास कोई जाने का रास्ता नहीं है, मतलब कोई काम करने का जरिया नहीं है, देश छोड़ने का भी उसके पास बेचारे पर जरिया नहीं है। वो बाहर जाता तो भीख मांगता जाके सऊदी अरब में या और किसी मुल्क में, और वहां से भेजे जाते हैं वापस। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक पाकिस्तान की अवाम नहीं जागेगी, पाकिस्तान की फौज को फिर भारत को ही निकालना पड़ेगा, और उसके लिए जंग लड़ेंगे, और जंग लड़के इनको हम निस्ताबूद करेंगे। तो सर, अब पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो एक तबका पहले खड़ा था पाकिस्तान का, और जो बहुत बड़ा तबका है इमरान खान के समर्थक, वो तो अब एक बार फिर से सड़कों पर आने लगे। हम इसकी बात करें, लेकिन चूंकि आपने ये बताया कि पाकिस्तान की और हमारी इकोनॉमी का अंतर क्या है, तो पाकिस्तान को अब वहां के लोगों को और एक्सपर्ट्स ही जो हैं वहां के आईना दिखाने लगे हैं। पाकिस्तान के राजस्व बोर्ड के 26वें अध्यक्ष, इनका नाम है शब्बार जैदी, इन्होंने भारत के मुकाबले पाकिस्तान की हैसियत बताई अपने मुल्क के लोगों को। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी चाह कर भी हिंदुस्तान से ना तो युद्ध जीत सकता है और ना किसी मामले में उसकी बराबरी कर सकता है। जैदी ने तो पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना को कश्मीर का ख्वाब छोड़ने के लिए भी सलाह दी है, और कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर कभी ले ही नहीं सकता। अब उसके हिस्से में जो उसने कब्जा कर रखा है कश्मीर, उसकी चिंता करे कि ये उसके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। भाई, अब ये जैदी साहब बड़े मजेदार आदमी लगे मुझे। अब अगर ये सच में जो ये बात कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। मोदी ने क्या कहा, भारत ने क्या कहा, झगड़ा ही हमारा इसलिए कि तुमने हमसे दुश्मनी पाल रखी है, खत्म कर दो। वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास भारत से लड़ने की वजह तो बताए कोई, पाकिस्तान भारत से क्यों झगड़ता है। तो एंकर जो था उसने कहा कश्मीर, बोले कश्मीर ले लोगे। अब कश्मीर तुम ले नहीं सकते, भारत को जंग में तुम हरा नहीं सकते, तो फिर ये दुश्मनी पालकर पाकिस्तान के लोगों को क्या मिल रहा है, सवाल इस बात का है। अब वहां उन्होंने क्योंकि साफ साफ बात की कि कितना अंतर है भारत और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की हैसियत भारत के सामने कितनी है ये मैं भी आपको बता देता हूं। दोनों देशों की इकोनॉमी में जो अंतर है उसका जरा आप जो है हाल देखिएगा, जरा बताइएगा आगे। इकोनॉमी की तुलना करने से आपको यह साफ हो जाता है। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, 2-3 साल में यह काम हो जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ओनली आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। इसका जरा मतलब समझिए आप, हमारे देश के लोग भी, कितनी बड़ी बात है ये। एक चीज छोटी सी बताता हूं आपको, 2014-15 का बजट पेश कर रहे थे, उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम, 14-15 में, मतलब यूपीए सरकार का लास्ट बजट था, अगले साल मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उस वक्त उन्होंने अपनी स्पीच में यह कहा था पार्लियामेंट में, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से दौड़ रही है, और 3 दशक में, मतलब 30 साल में हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। उनका आकलन था 30 इयर्स। आप कितने में बन रहे हो? रफली 15 साल अगर आप मान लें तो, मतलब आधे समय में। उस वक्त जो है एंटिसिपेट किया गया था 30 साल लगेंगे, आप 15 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हो। तो ये रफ्तार है इस वक्त भारत की। और पाकिस्तान में दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आटे की लड़ाइयां आपने देखी हैं खुद टीवी के ऊपर। तो सच ये है इस वक्त पाकिस्तान का, ग्राफिक्स भी अब देखिएगा आप, अकेले जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है, ओनली महाराष्ट्र, उसकी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से बड़ी है। कर लो मुकाबला। हमारी $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की तुलना में ये 10 टाइम्स है, 10 गुना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई जो हमारा है, इसका टोटल वर्थ, पूंजीकरण जो है, ये पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज से 200 टाइम्स ज्यादा है, 200 गुना। हमारी 2 कंपनियां एचसीएल और एक्सिस बैंक, इन कंपनियों का जो वैल्यूएशन है मार्केट का, पाकिस्तान के पूरे स्टॉक एक्सचेंज के बराबर है। उनका पूरा स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू एक तरफ, हमारी 2 कंपनियों की एक तरफ। एलआईसी के प्रबंधन के अंदर जितनी संपत्ति आती है, 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो मैनेज करता है एलआईसी। ये पाकिस्तान का पूरा राष्ट्रीय कर्ज जितना है, नेशनल डेट, और वो बहुत है, उसको चुकाने के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से वो कर्जे लेता है। तो ये
LIC के जो फंड जो एसेट्स हैं वो उससे 2.5 गुना ज्यादा हैं। उनका विदेशी मुद्रा भंडार 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, हमारा है 680 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब इस डेटा के बाद कोई बात रह जाती है पाकिस्तान के लिए कि वो भारत से जंग करे? वही ये जो है इनके एक फाइनेंस कमीशन के जो जैदी साहब थे वो समझा रहे थे कि भाई जरा सोच तो लो, वो कहां है, तुम कहां हो, किस लिए झगड़ा कर रहे हो तुम, और हर लड़ाई शुरू करते हो और हार के आ जाते हो। बाकी बहल साहब आपको बताएंगे, हमारा कुछ डेटा ज्यादा था हमारे पास, लेकिन अच्छा था, हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, अपने डेटा इतना अच्छा बताया। इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूंगा, 40% के करीब यानी कि 39.8% इनकी पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लेवल से नीचे है। अब इस बात का जो इम्पैक्ट पड़ता है, इसका मतलब है खाने की किल्लत, पानी की किल्लत, उनका जो एसेंशियल चीजें हैं जो आदमी को चाहिए जिंदा रहने के लिए, सारी पॉपुलेशन की, तो इतनी बड़ा तबका जो उनका देश का है 40% बीपीएल के नीचे है। 39.8 एग्जैक्ट कहते हैं। 40% अगर हम इनको एवरेज कर लें तो सोचिए जो पूरा पाकिस्तान में 40% लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी जनरल रिच से रिच होते जा रहे हैं, और इनकी जो लिंक्स हैं बाहर, देश के बाहर, और जो ड्रग का पैसा ये इस्तेमाल करते हैं, जो इनके बिजनेसेस चलते हैं 50 के करीब पाकिस्तान आर्मी के बिजनेस, 1.5 लाख करोड़ के बिजनेस चलते हैं, 2 लाख करोड़ तो इनका रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज के जो टोटल वैल्यू है, इतना बड़ा पाकिस्तान आर्मी का बिजनेस एम्पायर है। इन सबको भी छोड़ दें तो जो जीडीपी पर कैपिटा है उसमें पाकिस्तान 160 पोजीशन पे है। अब दुनिया क्या में बच जाता है? ये तो अफ्रीकन देशों के पास आ गया, और ये नॉमिनल टर्म्स में, अगर हम पीपीपी में भी कहें तो 141 है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान की आवाम से, ये जनरल्स बहुत बड़ी लाइफ जी रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ, जो हमारे जनरल्स जो है बिल्कुल एक अच्छी बट एक मॉडेस्ट लाइफ जीते हैं उसके मुकाबले में। अब सर मेरा सवाल अब ये है कि ये जो अंतर है इकोनॉमी का, रिसोर्सेज का, मिलिट्री में जो डिस्पैरिटी है उनकी और हमारी, ये वो लोग जानते तो हैं, कम से कम उनकी फौज तो जानती है, और कोई जाने ना जाने। इसके बाद भी वो ये हमारे साथ जो दुश्मनी पाले बैठी है और भारत को नुकसान पहुंचाती है, कभी इनडायरेक्टली कभी डायरेक्टली वॉर छेड़ती है भारत के साथ, तो कुछ तो सोचते होंगे ना। वो क्या है, वो थिंकिंग क्या है? व्हेन यू नो कि आपने भारत के सामने आप कुछ नहीं हो, जो आपको मालूम है, फिर ये हरकतें क्यों हैं जनरल साहब? सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ही प्रोग्राम में पहले भी बोला था कि 1963 में चौवन लाय ने उस वक़्त के जो फील्ड मार्शल थे अयूब खान, उनको ये सलाह दी थी कि आप जो हैं हिंदुस्तान के साथ किसी भी रूप में बराबरी नहीं कर सकते, ना आप कोई लड़ाई जीत सकते हैं, आप सिर्फ आतंकवाद हिंदुस्तान में फैलाइए, आप बराबर आप उनको तंग करते रहेंगे और आप अपना काम करते रहेंगे। ये सलाह कब किसने दी? चौवन लाय ने। किसको? अयूब खान को। कब? 1963 में। अयूब खान ने उस सलाह को क्यों माना? क्यों? क्योंकि उनको अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करना था, जिसमें उन्होंने शख्सकम घाटी, जो 5200 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका है, वो इलाका उन्होंने पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया। अब इसके बाद, अब जब मैं थोड़े दिन अभी कल ही रात को लौटा हूँ कोलंबो से, जहाँ पे मैं काफ़ी पाकिस्तानियों से मिला नॉर्मल टॉक्स में, वो भी खुद बता रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो है एजुकेशन जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा भारत के बरखिलाफ वो एक घृणा जो जिसे बोलते हैं वो उगलते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान उस तादाद पर पहुंच चुका है इकोनॉमिकली शैटर्ड, तो ये मदरसे जो हैं, ये बचपन से वो जो जितने बच्चे हैं उनको सब के सब मदरसों में डाला जाता है, और तकरीबन 10 से 12 साल के अंदर वो बनते हैं, इसको बोलते हैं मुफ्ती, हाफिज और इमाम, और दे आर द लॉ एंड ऑर्डर इन देमसेल्फ। जबकि वो कुछ भी नहीं होता है, बहुत गरीब बच्चा आता है। और उसके बाद, और आप देख लीजिए क्या इमरान खान क्या कह रहा है हाफिज मुनीर को कि ये फील्ड मार्शल नहीं, इसने तो अपने आप को किंग बोलना था, किंग आसिफ मुनीर एंड नॉट फील्ड मार्शल। तो वहां पर भी लोगों के बीच एक तरीके से आक्रोश है। और इतना ही नहीं, आप देखिए वो MQM सर इसकी बात अभी रह गई, करना करते हैं वो, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। अगर एक बार फिर इमरान खान के समर्थक जो है वो सड़कों पे आ गए, तो इस बार फिर जो है ये जो वहां पर विरोध होगा, इसको रोक पाना इतना आसान नहीं होगा वहां के लोगों के। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा था कि अभी पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पर रखा है, मतलब इसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं। क्यों कहा था? उनको, क्योंकि उनको मालूम था आगे आने वक्त में क्या होगा। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती,
ये मेरे शब्द नहीं है, किसके हैं अभी थोड़ी देर में आपको सुना दूंगा, मेरे भी हों तो ठीक ही हैं। पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा क्योंकि एक बार फिर सामने आ गया है। जनरल आसिम मुनीर या अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के कार्यक्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आतंकवादी मोहम्मद एहसान इनविटेशन पर शामिल हुआ। अंदाजा लगाएं, लाहौर में एक आयोजन हुआ था और उसमें यह तस्वीर सामने आई कि फील्ड मार्शल के फेलिसिटेशन के कार्यक्रम में डेजिग्नेटेड आतंकवादी। एक बात, दूसरा, पाकिस्तान की जो सेना है अब यह आतंकवादियों को पूरा प्रोटेक्शन दे रही है। नकाब पहने जैश के 2 आतंकवादी एक आप देख रहे हैं इस जगह में एक टेंट के अंदर जाने वालों की तलाशी ले रहे हैं और एक आतंकवादी दाईं तरफ कोने में टेंट की सिक्योरिटी में खड़ा है। और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब फिर से ये जो आतंकवादियों के कैंप हैं, रिक्रूटमेंट है, ये एक बार फिर एक नए सिरे से ये शुरू हो गया है और इसमें इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा। सब चेहरा ढके हुए हैं, इस बात को आप नोट कीजिएगा। अच्छा, हमारे बीएसएफ ने भी इस बात को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उधर एलओसी के पार जो है ये जो टेररिस्ट कैंप थे ये इनमें आतंकवादी एक बार फिर लौटने लग गए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सब लोग वहाँ से फरार हो गए थे। इनको मालूम था, और ख़ास करके जब मुरीद के पर और बहावलपुर पर मिसाइलें गिरी तो इनको मालूम था कि अगर भारत को पता तो सब रहता है, सैटेलाइट का ज़माना है कि कौन कहाँ पर है, इनको अगर पता हो कि पीओके के अंदर ख़ास तौर पर ये कैंप लगे होते तो भारत उस वक्त इनको भी तबाह करता। जो कुछ बचे कुचे रह गए थे, 9 जगह पर तो हमने स्ट्राइक की ही थी। तो ये है आपके लिए पाकिस्तान, दुनिया देख ले। आप इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये तो एक तो बात यही बिल्कुल समझ से बाहर है कि जिन्हें विश्व आतंकवादी डिक्लेयर करता है वो पाकिस्तान में खुले में घूम रहे हैं और आप उनके लिए कुछ करते नहीं, उन पर कोई कार्रवाई आप करते नहीं हो। तो मजबूरन भारत को ये कार्रवाई करनी पड़ी। और अब जगह जगह एक और खबर इसमें आपको बताता हूँ, पाकिस्तान विक्ट्री डे भी मनाने वाला है। पाकिस्तान जो है विक्ट्री डे मना रहा है 28 तारीख को, और इस विक्ट्री डे में तस्वीरों में दिखाया जाता है, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाए गए और बताया जा रहा है कि भारत के ऊपर हमारी जीत हो गई, शानदार जीत हो गई है और अब उसकी जो जीत का जश्न है वो मनाया जाएगा। तो एक तरफ भारत से मार खाने के बाद एक बार फिर अपने आवाम को झूठ बोल करके जीत का जश्न मनाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी ओर आतंकवादियों की भर्ती एक बार फिर शुरू कर दी गई है। तो अब क्या करें पाकिस्तान का, अब ये सवाल हमारे सामने है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, क्या अब इसे जल्द लॉन्च करना पड़ेगा? बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी नजर, जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, पाकिस्तान प्रोबेशन पे, एक बीमार आदमी होता है ना, हम उसको देखते रहते हैं कि उसका कैंसर कितना स्प्रेड कर रहा है। अगर कैंसर ज्यादा स्प्रेड करता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको उस तरह की दवाई देते हैं। अगर ये कैंसर टेररिज्म का फिर फैलता है और भारत में कोई भी हरकत हो ना हो, हमारे पास इस समय फ्रीडम है। ये कहना कि फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम है हमारे पास, और ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड है और ऑप सिंदूर विल बी अ फ्यूचर स्ट्रेटजी। अगर इसको हम ले लें तो अगर ये आतंकी टेरर सेंटर्स भरते हैं तो ये जरूरी है कि भारत हो सकता है कि इनके ऊपर फिर हमला कर दे, और बता के भी नहीं करेगा इस बार, क्योंकि अगर ये आतंकी वापस वेपन ट्रेनिंग या कोई भी ऐसी चीज हम नोटिस करते हैं, और आजकल तो ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, आपको क्लियरली सैटेलाइट से भी पिक्चर आएंगी और वीडियोस भी मिलेंगे वहां के लोकल एरिया से, जो इंटेलिजेंस के थ्रू अगर वेपन ट्रेनिंग वहां दिखती है और अगर ये टेरर कैंप्स भरते हैं तो भारत के पास पूरी राइट है इन कैंप्स आप देखिए ना सर, कैसे मतलब चेहरे ढके हुए तलाशी ले लेके अंदर भेजा जा रहा है। मतलब जैसे हमारे यहाँ जैसे कंपनियों में भर्ती होती है, इनके यहाँ ये आतंकवादियों की भर्ती चल रही है, ठीक उसी तरीके से। एक मैं कहना चाहूँगा और आपका ध्यान दर्शित करना चाहूँगा प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पे। प्रधानमंत्री ने बोला कि ये कोई एसिमेट्रिक वॉर नहीं है, ये वॉरफेयर है, पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है, जो 1947 से लगातार चलता आ रहा है। और इस जंग के अंदर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सारे अदारे, पाकिस्तान के द्वारा पाले गए दहशतगर्द हमारे लेजिटिमेट टारगेट हैं। अगर हमारी जंग, वो हमारे साथ जंग लड़ रहा है तो हम सीज फायर क्यों कर रहे हैं? हम ये जो इजराइल करता है ऐसे मौके की, जहां पर ये अभी आप दिखा रहे हैं कि तंबू के अंदर ये जा रहा है, एक इनका मीटिंग हो रहा है, हमें तुरंत यहां पे एक स्ट्राइक कर देनी चाहिए। जहां इनकी गैदरिंग हो वहीं स्ट्राइक करो, जहां ये जलसा करे वहीं स्ट्राइक करो,
फिर मैं देखता हूं कितने टेररिस्ट खड़े होते हैं इनके। तो कहने का मतलब है अगर हम जंग में हैं तो जंग हमको पूरी तरह से लड़नी पड़ेगी। लेकिन सर प्रैक्टिकली हॉट एंड कोल्ड से काम नहीं चलेगा। नहीं, प्रैक्टिकली आप इतना जल्द एक बार फिर एक दूसरी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं? आप देखिए, ऐसा है कि टेररिज्म अगर खत्म नहीं हो रहा, वहां पे आप दोबारा बढ़ावा दे रहे हैं। किसके खिलाफ दे रहे हैं? वो तालिबान के खिलाफ, बलूचिस्तान के खिलाफ, सिंध के खिलाफ कि भारत के खिलाफ? अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है कि ये जो गैदरिंग हो रहा है ये भारत के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तुरंत स्ट्राइक करो इसको। आप देखते हैं, आप करिए ना इसको। नहीं तो पर ये सिलसिला तो सर ये लगातार नहीं चल सकता ना, या तो फिर आपको वंस एंड फॉर एक देखिए, अगर बड़ा स्टेप उठाना आपने पड़ेगा। अभी पूरा इलाज नहीं करा पाकिस्तान वही मैं कह का, रहा हूं। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी चाहे सिंधु IWT का मामला हो, इनको पानी तरसाना है, इनको हर एक जगह पे मार मारनी है, तो वो मार हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाते हैं, ये नहीं हॉट एंड कोल्ड आज हमला हुआ, आज बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो गए, फिर जी हमारे इंटेलिजेंस अलर्ट होगी। तो पहले सो रहे थे क्या? आपको लगातार जाग के रहना पड़ेगा, 24/7 आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जहां मिले वहां मारो, डायरेक्टली मार सकते आप, इनडायरेक्टली मारिए। आप भी हाइब्रिड वॉरफेयर करिए, एसिमेट्रिक वॉरफेयर करिए। एसिमेट्रिक तो कमजोर आदमी ताकतवर के खिलाफ करता, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। इनको डायरेक्ट मारो आप। हमारे पास इतने सिस्टम है कि ये कितना, लाहौर कितनी दूर है अमृतसर से? लाहौर अगर एज अ क्रो फ्लाइट 40 किलोमीटर नहीं पड़ता है अमृतसर की बाउंड्री से। मारिए आप इनको वहां पे, जहां इकट्ठे होते हैं वहीं मारिए, फिर देखते हैं कैसे इकट्ठे होंगे ये। तो मेरा तो सुझाव ये है हमारी सरकार को, साहब आप छोड़े मत, आप कंटिन्यू करें रिलेंटलेस ऑपरेशंस अगेंस्ट टेरर, तभी जाके इसकी कमर टूटेगी, पाकिस्तान के फौज की हेकड़ी निकलेगी। और जो मास्टर ऑफ डिसेप्शन है पाकिस्तानी, हम जीत गए, अपने आवाम का उल्लू बना रहा है। ये विक्ट्री डे क्या दिखाएगा? मैं बताता हूं सर आपको। पाकिस्तान में अभी आपने देखा कि आतंकवादी अपने बिलों से फिर बाहर निकलने लगे हैं, और ये पाकिस्तान जो विक्ट्री डे मना रहा है उसको आप देखिए। 28 तारीख है आज। लाहौर में इस आयोजन को लेकर हैरान करने वाले वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं। होर्डिंग के पोस्टर में आसिम मुनीर के साथ बड़े बड़े नामी आतंकवादियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। एक और सबूत, आतंकवादियों की तस्वीरें लगी हुई हैं इनके फील्ड मार्शल के साथ, और पोस्टरों में वो सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। और इसीलिए हम लोग बार बार ये, अब भारत जो है इस बात को समझ रहा है और कह भी रहा है दुनिया को कि हमारे पास पूरा हक है कि हम इन आतंकवादियों का इलाज करें, या ये जहां हैं इनको वहीं पर मारें। क्योंकि बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये किसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो है ये आतंकवादी वहां पर पाले जाते हैं? सीधे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। और मैंने जो सवाल किया सर, ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया क्या? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर का पॉज है, और ये खासकर देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान अब इसके बाद किस तरीके से हरकत करता है। अगर हरकत करता है और आतंकियों को भारत के अंदर भेजने की कोशिश करता है, तो साफ हम लोगों ने कहा है कि इट इज समथिंग विच इज सर्टन, मतलब इट इज नॉट एन ऑप्शन, स्ट्राइक इज सर्टन, और वो जरूर होगा स्ट्राइक, और कैसे भी होगा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सुधरेगा, क्या ये आतंकी खत्म होंगे? सवाल ये है, आतंकी खत्म करना ये सोच है, और ये जो सोच पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में दो एक डिस्टिंक्ट लोग रहते हैं, एक फौज और पॉलिटिशियन, और दूसरा है आवाम। आवाम और इनके बीच में कोई भी एक तालमेल नहीं है, और ये सब के सब उन आवाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं आवाम, पाकिस्तानी आवाम को जब वो एक तरीके से अपील कर रहे हैं कि वो ही अपनी फौज को सुधार सकते हैं, वो ही अपने पॉलिटिशियंस को सुधार सकते हैं, क्योंकि आतंक कौन फैला रहा है? 5.5 लाख लोग जो पाकिस्तान फौज है, वो फौज नहीं है, वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकती, ना जीत सकती है, वो सारे के सारे आतंकी हैं। और उनका फील्ड मार्शल नया अभी जो बना है, वो तो वही कार्रवाई कर रहा है, उसकी सोच ही आतंकी सोच है, उसकी सोच ही और उसकी मानसिकता ही वैसे है। तो मुझे नहीं लगता है, पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर रखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का ट्रीटमेंट वही है जो पाकिस्तान अगर चाहे हमारे साथ करने की करे, तो हमने नाउ वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिफेंसिव। अब सर प्रोएक्टिवनेस भारत की नजर भी आ रही है। एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने बबीना में अलग अलग एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज से लेकर के अलग अलग वेपन्स जो कैसे डिप्लॉय किए जा सकते हैं ड्रोन्स की मदद से,
वो उस खुद अपने सामने होता हुआ देखा, उनके परीक्षण देखे। भारत में ड्रोन की कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ावा दिया गया है बहुत कम वक्त के अंदर, और उसके नतीजे आपने देखे इन 4 दिन की लड़ाई में कि भारत का जितना ड्रोन का इस्तेमाल हुआ वो सब हमारे यहाँ ही, हमारे ही कंपनियों के द्वारा बनाए गए, हमारी ही टेक्नोलॉजी में डेवलप किए गए, उन्हीं को हमने इस्तेमाल किया था। तो हमारे पास वो क्षमता है। अब उसको और कैसे पैना करना है और घातक करना है, इसी को लेकर आर्मी चीफ जो हैं वो इस परीक्षण रेंज में पहुंचे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि ड्रोन्स कैसे हथियार ड्रॉप करते हैं, ड्रोन्स कैसे लॉन्च किए जाते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में भी आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो भारत के इंडिजिनस सिस्टम्स थे, चाहे वो नागास्त्र 1 ड्रोन था या फिर जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स थे, वो काफी इफेक्टिव रहे इस ऑपरेशंस के अंदर भी, चाहे उनका इस्तेमाल हमने सिलेक्टेड जगहों पे किया। लेकिन अब जो हम ड्रोन टेक्नोलॉजीज बढ़ा रहे हैं और जो बना रहे हैं, और खासकर काउंटर ड्रोन, क्योंकि हमारे को पाकिस्तान से काउंटर ड्रोन सिस्टम्स चाहिए, क्योंकि हर जगह पे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की रेंज काफी लिमिटेड होती है। जनरली 1 to 2 किलोमीटर हार्ड किल की रेंज होती है उनके लेजर सिस्टम्स की। लेकिन अगर आप मार्क 2A को देखें, जो भारत का इंडिजिनस सिस्टम है, उसको रेंज को बढ़ा के 3.5 से 5 किलोमीटर लेजर सिस्टम का किया जा रहा है। यानी कि हम इतनी तेजी से, और बहुत कम देश हैं जो दुनिया में जो ऐसे कैपेबिलिटी के हाई एनर्जी लेजर सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कि अमेरिका है जो 10 किलोमीटर तक की रेंज का 100 किलोवाट्स के अंदर का पावर सिस्टम यूज करता है। और अब हम ऐसे पे बना रहे हैं जो 60 किलोवाट का है, और बहुत ही शीघ्र हम 100 किलोवाट पे भी चले जाएंगे। तो चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने की है, तब से ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन आ गया। और भारत आप देखिएगा 5 साल के अंदर ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 2 या 3 पोजीशन तक पहुंच जाएगा। अमेरिका के, इजराइल के और अब टर्की की बात होने लगती थी, लेकिन इनके ड्रोन इकोसिस्टम को काफी माना जाता है विश्व में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप टर्की के देखें तो उन्होंने 2 ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए थे। वैसे तो दिए बड़े टाइप से ड्रोन है, चाहे वो TB2 है, YIA-3 है या फिर सोंगर है, लेकिन जिसका इस्तेमाल मैक्सिमम किया पाकिस्तान ने वो सोंगर का और YIA-3 का। एक जो बिल्कुल क्लोज रेंज के ड्रोन होते हैं, 8 से 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और दूसरे जो सैकड़ों किलोमीटर तक जा सकते हैं। TB2 उसका लंबा दूरी का है। TB2 मेल ड्रोन है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी कि वो हायर हाइट पे उड़ता है, 30 आवर्स के करीब उसकी एंड्योरेंस है। लेकिन TB2 का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन जो TB2 का शायद हुआ भी ना हो, लेकिन जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है वो YIA-3 जो सैकड़ों किलोमीटर का लॉन्टरिंग म्यूनिशन है, या फिर सोंगर है। और हमने जो ड्रोन इस्तेमाल किए इंडिजिनसली डेवलप्ड, वो सब इनके मतलब टक्कर। सौरभ, मैं आपको ये जो डेमो आप दिखा रहे थे, चीफ जहाँ गए हैं, ये बबीना फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर डेमो चल रहा है। इसके अंदर हमारे जितने स्टार्टअप हैं जो ड्रोन्स बना रहे हैं, खुद बड़े जवान लड़के हैं, छोटे एंटरप्राइजर्स हैं, उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। वो इतनी क्षमता है कि आप यकीन नहीं मानोगे। और बल्कि ये जो हम ये डेवलप कर रहे हैं, ये सिस्टम जो है, ये हम बटालियन लेवल में इतने प्रकार के ड्रोन दे पाएंगे कि हर एक बटालियन अपने इमीडिएट टैक्टिकल बैटलफील्ड के अंदर उनका इस्तेमाल कर पाएगी, जिनकी कोई कीमत ही ज़्यादा नहीं है। तो ये जो एक हमारा पोटेंशियल होने वाला है, अभी जितने हमारे नए स्टार्टअप हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर एक अचंभा कर देंगे। और जब से मेक इन इंडिया का ये मुहिम चला प्रधानमंत्री साहब का, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि इनोवेशन में मेरा भी हाथ रहता है बहुत जगह पे। जी जी। तो इनोवेशन के अंदर जो आज के दिन में हमारी कार्रवाई चल रही है, बल्कि मैं एक और आपको खैर वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है कि हमारे आते रहेगा आपकी ज़बान पे। हाँ बिल्कुल, वो नहीं निकलेगा। तो ये हम पाकिस्तान को अगली बार इतनी मार पड़ेगी कि इनके कमरों के अंदर घुस घुस के हमारे ड्रोन मारेंगे इनको। ड्रोन ही नहीं है सौरभ, आपको आश्चर्य, लॉइटरिंग एम्युनिशन, जो लॉइटरिंग एम्युनिशन इज इंटेलिजेंट एम्युनिशन, अनबिलीवेबल। मतलब इस ड्रोन के द्वारा उसका भी परीक्षण दे रहे हैं। लॉइटरिंग एम्युनिशन मतलब आप उसको ऑटोमेटिकली गाइड कर सकते हैं टारगेट के ऊपर, या फिर ह्यूमन गाइडेंस के द्वारा भी उसको गाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से लाहौर पे जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम पर लॉन्च किया दे यूज द लॉइटरिंग एम्युनिशन। लॉइटरिंग है वो तब तक उड़ता रहता है जब तक उसको टारगेट नहीं मिलता। और हर लॉइटरिंग एम्युनिशन अलग टाइप का था, जो हैरप और हापी वाले थे, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही है लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स के ऊपर। ये कामाकाजी ड्रोन होते हैं,
ये सैकड़ों किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये जाने के बाद टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एक सुसाइडल अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। और जो बड़ी अहम चीज आ रही है हमारे इन ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर, वो आ रही है जो गवर्नमेंट मदद दे रही है इन स्टार्टअप्स को, उसकी वजह से ये एक एक्सेलरेटेड पोजीशन में जा रहे हैं। इससे अच्छी देखिए क्या बात हो सकती है कि एक्चुअल वॉर सिचुएशन में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में, वो आप अपने आप विकसित कर रहे हैं। ठीक है, आपको विदेश कुछ हथियार इंपोर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन एक वैरायटी ऑफ वेपनरी जो है वो आप अपने आप खुद बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के साथ वाटर ट्रीटी खत्म होने से, या यूं कहिए अभी सस्पेंड करने से, पाकिस्तान के हालात खराब होने लगे हैं। पाकिस्तान बार बार बातचीत की बात कर रहा है, भारत हमसे बात कर ले, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा साफ साफ ये कह दिया है, दुनिया को बता दिया है कि ना पानी पर बात करेंगे तुमसे, ना किसी और बात पर बात करेंगे तो पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद पर बात करेंगे। अब मोदी ने यह भी कहा कि ये जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ये भारत के हितों के खिलाफ किया गया था। उनका आरोप है उस वक्त नेहरू जी ने यह समझौता किया था। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसमें भारत के इंटरेस्ट नहीं थे, हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को चला गया, पाकिस्तान का उस पर कब्जा हो गया। और ऐसा समझौता क्यों किया गया जिसमें भारत अपने इलाके में बने डैम्स की सफाई तक नहीं कर पाया? यह प्रधानमंत्री ने कल के अपने भाषण में कहा था। मोदी ने कहा कि अभी तो हमने सिंधु समझौते को सिर्फ सस्पेंशन में रखा है और इतने में ही पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, अभी तो काम शुरू हुआ है। और ये जो उन्होंने बात की डीसिल्टिंग की कि पाकिस्तान, हम जब भी अपने डैम की सफाई का काम करते, डैम हमारे यहां बना हुआ है, हमें हक है डैम बनाने का, हमें हक है उससे बिजली प्रोड्यूस करने का, लेकिन पाकिस्तान के ऐतराज पर बार बार हम अपने डैम की सफाई नहीं कर पाए। और सोचिए इतने साल ये काम ही नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जो आंकड़ा देंगे आप सुनेंगे भी, उस डैम की कैपेसिटी कितनी रह गई आप जानते हैं? 2-3%। मतलब जितना पानी वो इकट्ठा कर सकता था, स्टोर कर सकता था, उसका सिर्फ 2-3% पानी उसमें स्टोर हो पा रहा था, क्योंकि नीचे इतनी गाद जमा हो गई थी, उसके अंदर इतनी सिल्ट जमा हो गई थी। और डीसिल्टिंग के लिए आपको डैम के गेट खोलने पड़ते हैं, डैम के गेट खोलोगे तो पानी नीचे जाएगा, पाकिस्तान में पहुंचेगा। लेकिन कोई तो तरीका इसका निकालना था, आज तक कोई तरीका ही नहीं निकाला गया और आपके डैम की कैपेसिटी 2-3% रह गई। तो अब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो धीरे धीरे बस अपनी डीसिल्टिंग ही करना शुरू किया है अभी, और इतने में पाकिस्तान कह रहा है हमारे यहां बाढ़ आ गई। सुनिए। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डीसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए, और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। अच्छा, पसीने वाकई छूट रहे हैं पाकिस्तान में। जब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई है तो पाकिस्तान का हलक सूख रहा है, पानी के लाले पड़ने लगे हैं। कभी कहते हैं बाढ़ आ गई। पाकिस्तान के हर नेता की जुबान पर इस वक्त सिर्फ सिंधु जल समझौता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, मतलब उनकी पार्लियामेंट में, उनके सीनेटर्स ने कहा कि अगर सिंधु समझौता बहाल नहीं किया गया तो पाकिस्तान पहले पानी को तरसेगा और फिर दाने दाने को तरसेगा, क्योंकि सिंचाई होगी नहीं, फसल होगी नहीं। पाकिस्तान की सीनेटर शेरी रहमान
इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी पानी के बहाने जंग छेड़ने पर आमादा है। अजीब बात है जो पाकिस्तानी करते हैं। इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 3 जंगें लड़ी, लेकिन हमने कभी दोनों सिंधु जल समझौता पर भारत ने आंच नहीं आने दी। तुम मारते रहोगे, यहाँ लोगों का, बेकसूर लोगों को मारोगे, तुम हम पर वॉर थोपोगे, और अब तुम चाहते हो कि हम, हमारे हाथ में हक है कार्रवाई करने का, हम वो भी ना करें। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, क्यों है ये सोच पाकिस्तान के लोगों की, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। अभी जनरल साहब से यही बात हो रही थी, अभी श्रीलंका से लौटे हैं और वहाँ इनकी कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट से बात हुई जो वहाँ पर रहते हैं। सर, मेरा आकलन ये, आप अपना असेसमेंट बताइएगा। पहला तो ये कि पाकिस्तानी जो है, इनको ये जो आतंकवाद के जरिए वॉर भारत पर छेड़ता है पाकिस्तान, इसमें बहुत से लोगों को कुछ गलत नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पर सोसाइटी में भी रेडिकलाइजेशन आ गया है। दूसरा, इनको ये लगता है कि हमारे यहाँ तो हर शहर में बम फटते हैं, कभी टीटीपी मार रहा है, कभी बीएलए मार रहा है, कभी कोई और आ रहा है, और भारत के अंदर एक आतंकवादी हमला हो जाता है तो भारत हम पर वार कर देता है। सौरभ, आप जो कह रहे हैं, मुझे वो वही कह रहे थे कि आपके यहाँ पे तो 26 लोग ही मरे। हमारे बलूची में देखे, इतने तो लोग रोज मरते हैं। अगर हम इसी तरह हमला करते रहेंगे तो क्या होगा? तो आप लोग थोड़ा बहुत भारत जो है, हमारी तरफ निगाहें जो हैं थोड़ा शांति वाली देखिएगा। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है? वही इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के बात हुई, पर मुझे आश्चर्य होता है सौरभ, इतना तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मुझे भी मालूम है 60 मिलियन पाउंड हमने दिए उनको अपने कैनाल्स बनाने के लिए, और वो कैनाल्स उन्होंने डिच कम बंद बनाए जिससे कि फौज, भारत की फौज ना आ सके उधर। चलो वो भी हो गया। मुझे भी नहीं मालूम था ये डीसिल्टिंग वाला। डीसिल्टिंग इवन आई हैव कम टू नो नाउ। आप समझ सकते हैं कि 60 साल तक अगर आप डीसिल्टिंग नहीं करेंगे तो क्या हालत होगी, और कितना पानी जो है, बिल्कुल सारा का सारा पानी कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान में बह रहा है। और अब जब पानी छोड़ा तो बाढ़ आ रही है, पानी बंद किया तो वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक कहना है। और ये सोच जो आप कह रहे हैं, ये सोच पाकिस्तान के अंदर इसलिए है, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो सब बाहर हैं, और जो अंदर पाकिस्तान में रहते हैं, आश्चर्य मुझे ये हुआ कि लाहौर वाले जो लोग हैं और कराची वाले जो लोग हैं, दोनों में सोच में अंतर है। अच्छा, लाहौर वाले पंजाबी ही सोच वाले हैं, तो कराची में मुहाजिर, सिंधी, पश्तून, बलूच, ये सब की सोच अंतर क्या था जब ये भारत के बारे में बात करते हैं? तो बिल्कुल पंजाबियों की जो सोच है, उनको लगता है जी हम तो फट्टे चक देंगे। अच्छा। वो सोच भारत मारेगा तो हम भी मारेंगे, हम देख लेंगे। वेरस कराची में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है। और आप देखेंगे कि नॉर्मल, आश्चर्य ये भी होता है कि इसमें कितना भी हम लोग कह ले, विमेन जहाँ पे जो हम देखते हैं नॉर्मली क्वाइट इमेंसिपेटेड। ये नहीं हम कह सकते पाकिस्तान में जो औरतें हैं वो सब घूंघट में ही घूम रही हैं या बुरखा में घूम रही, नहीं, ऐसे नहीं है। और वो भी सोच एक अलग है। लेकिन कराची वालों की सोच और लाहौर वालों की सोच अलग है। बलूचियों की सोच और पश्तूनों की सोच पंजाबियों से अलग है। ये सबकी सोच अलग है। और कहीं ना कहीं भारत के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि वाकई भारत जो है बहुत आगे चला गया है, हम बहुत पिछड़ गए हैं। अब सर, कारण आतंक, डीसिल्टिंग वाली बात पहले एक बार एक्चुअली उठी थी कि भाई डीसिल्टिंग करना तो हमारा राइट है ना, किसी भी डैम को के रखरखाव को रखना हमारा जिम्मेदारी है। वही नहीं हुआ सर इतने साल। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि IWD के तहत आपको जब भी पानी छोड़ना रोकना है, या जो भी उसका हाइड्रोलॉजिक डाटा है, आपको पाकिस्तान को देना होता था। ठीक है। और जब भी आप बोलते थे भैया हम डीसिल्टिंग करने वाले हैं, वो मना कर देता था आपको। अब अगर आप डीसिल्टिंग नहीं करेंगे तो आपकी अगर डैम की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी जो है, उधर पूरा मिट्टी गारा भर गया और वो सिर्फ 2% रह गई। मतलब सोच के देखिए, अगर आपके पास बाल्टी 10 लीटर की है और 10 लीटर में 8 लीटर तो आपका कूड़ा भर गया और 2 लीटर की कैपेसिटी बची, तो फायदा क्या वो उस बाल्टी का? तो आप 2 लीटर ही पानी लेके जाएंगे ना। तो अभी जब भारत ने डीसिल्टिंग करने के लिए, इस दौरान जब हमने इसको सस्पेंड किया है, अभी हम वो सिल्ट निकाल रहे हैं, भेज रहे हैं पाकिस्तान को, ताकि उनकी मिट्टी और उपजाऊ हो जाए। अगर आपने देखा होगा, जो अपनी नदियों का वो दिखाते हैं ना, एक सूखा हुआ हाल, उसके अंदर दलदल दिखाई देगी आपको। वो क्या है? वो जो हमने सिल्ट भेजी है उसको, वो दलदल पैदा हो रही है वहां पे। तो अभी ये मौका है, अपनी सिल्ट साफ करो, फिर डैमों की फुल कैपेसिटी भर दो, उसके बाद पाकिस्तान पंगा ले तो पूरा डैम खोल दो, पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। था ये इसका नतीजा नहीं। ये नौबत नहीं आए कभी, ये सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है। अब जो भारत की ओर से ऑल पार्टी डेलीगेशंस दुनिया भर में गए हैं, वो पाकिस्तान के इन्हीं आतंकी करतूतों की पोल खोल रहे हैं।
बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, इन्होंने पाकिस्तान को कुत्ते की पूंछ बताया और कहा कि वो कभी सीधी नहीं होगी। ठीक वैसे ही पाकिस्तान कभी आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज नहीं आएगा। हम भी यही कहना चाहते हैं कि 80 साल से हम आतंकवाद से परेशान हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि हमारे सारे अच्छाई करने के बाद भी उसके साथ हम जब भी समझौता करने जाते हैं, जब भी अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि करता है, हमारे निरीह निहत्थे लोगों को मारता है। इस बार तो पहलगांव में उसने और भी गजब कर दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को मारा, उसने कलमा के नाम पर मारा। तो हमने कहा कि आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। यदि नहीं होगा आतंकवादी गतिविधि, यदि वो बढ़ाते रहेगा या फिर से यदि वो करेगा, तो अब हमारी परिभाषा बदल गई है। जैसे अशोका ने किया कि भय भी न होए न प्रीत, तो हम तो बुद्ध की धरती हैं, महात्मा गांधी की धरती हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को हम कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, और आतंकवादी गतिविधि को करेगा तो नस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, करतारपुर साहब भी लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े भी करेंगे, या नहीं तो वो समझ जाए। हमने ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो आक्रमण करेंगे या हमारे निरीह लोगों को मारेंगे तो हम उसको समाप्त करके, आतंकवाद को समूल नष्ट करके फिर हम बुद्ध बन जाएंगे। अच्छा, इंडियन डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ये कुवैत में थे और वहां इन्होंने पाकिस्तान के पोल जबरदस्त तरीके से खोली और साफ कहा कि पाकिस्तान को अब एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को आतंकवादियों के बारे में गलत बताता है। जिन आतंकियों के मर जाने की बात कहता है, कहकर IMF से पैसा लेता है, बाद में वो आतंकी जिंदा हो जाते हैं। We hope that Pakistan would be brought in FATF grey list, and this is very important. Otherwise, this whole Pakistan is not stopping recruitment of terrorists. Pakistan is not allowing this money to be used. And thirdly, the impact of FATF was this. In 2019 or 18, if you check the last meeting about grey list in Germany, it was held. Before that meeting, Pakistan was saying Sajid Mir is dead. Now, for people who don't know, Sajid Mir was one of the main conspirators, planners of the 26/11 ghastly terrorist attack which took place in Mumbai. In fact, Sajid Mir was the one who told that Dawood to change his name to David Headley. So, till that time, Pakistan was saying he's dead. But immediately when the FATF meeting was being held, Pakistan came and said he's alive, and our courts have given him a sentence also. अच्छा, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं बहल जी, बेसिकली ये अच्छी बात है कि हम सीधे एक्शन की मांग कर रहे हैं दुनिया से। हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके हाथ में जो है आप वो करो, आप FATF में डाल सकते हो उसको, क्यों नहीं है इसको ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए ग्रे लिस्ट की बजाय। ग्रे लिस्ट में तो ये है कि फिर भी कुछ आपके ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आपके ऊपर उस तरीके के प्रतिबंध सैंक्शंस नहीं होते जैसे ब्लैक लिस्ट वालों पर होते हैं। ब्लैक लिस्ट में जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को डाला हुआ है, दुनिया उनसे व्यापार ही नहीं करती, कोई उनसे आदान प्रदान नहीं होता, पूरे विश्व उनको बेसिकली एक पैरिया स्टेट बना दिया जाता है, कट ऑफ कर दिया जाता है विश्व से। तो इस पाकिस्तान के साथ तो ऐसा होना चाहिए, और ये खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं और ये ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए, ये 7 डेलीगेशंस जो गई हैं 32 कंट्रीज के अंदर, इसमें कई डेलीगेशंस में जो ऑपोजिशन लीडर्स है वो भी हेड कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी जी हेड नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप ये देखें कि ओवैसी को हमेशा एक फायर ब्रांड लीडर की तरह देखा गया है, और पहली बारी अगर कोई मुस्लिम, और जो ये पहलगांव किस केस पे हुआ था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए, हमारे सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने के लिए। अब ओवैसी जी खुद बोलते हैं वहां जाके कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट जो मरे हुए थे वो जिंदा हो गए, और FATF को इनको ग्रे ही नहीं ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए। तो इससे बड़ा मैसेज कहीं नहीं जा सकता। अगर यही चीज मैं बोलूं और या यही चीज कोई हिंदू बोले तो शायद उतनी वैल्यू ना हो, पर वही चीज एक मुस्लिम देश का बोले कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड भारत के अंदर नहीं है, एक सेकुलर भारत है, भारत की नेशनल इंटीग्रिटी को मानना चाहिए। और ये लास्ट टाइम इन्होंने नेशनल इंटीग्रिटी की भी बात की थी, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो पूरे विश्व में होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एक मिनट मुझे और दीजिएगा दूसरा लिंक करने के लिए, जो आपने पहले कहा था कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। हम जब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की और ये कहते हैं कि ये ट्रीटी जो थी फ्रेंडशिप के
टाइम में, पीस के टाइम में और दोस्ती की वजह से बनती है ये ट्रीटीज। लेकिन साथ में हम देखते हैं इतने सारे वॉर्स के बाद भी ये ट्रीटी नहीं टूटी, लेकिन क्या आतंकवाद रुका? और ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आतंकवाद नहीं रुका तो हमारे पास भी कोई भी ऐसी टूल, जैसे वो आतंकवाद को टूल यूज करते हैं, तो हम भी वो पीस ट्रीटी जो पाकिस्तान के फेवर में थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। और जो काम हमको पहले करना चाहिए था, आज कम से कम मोदी जी ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही था। आप देख रहे हैं वॉर रूम और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हमारे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कल मॉक ड्रिल होनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सीमा से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल होगी और लोगों से कहा गया है कि कल वो सतर्क रहें और उनको इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए कहा जाएगा। अब ये क्यों अचानक ये मॉक ड्रिल की जरूरत महसूस हुई है? देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हैं हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं। जी देवेंद्र। सौरभ, कल ये मॉक ड्रिल होगी और जैसा कि जिन राज्यों को आपने बताया कि हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में जो कि पाकिस्तान के साथ जिनकी सीमा रेखा मिलती है, या फिर अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो, गोलीबारी जैसी चीज़ें, तो जो राज्य प्रभावित हो सकते हैं, उसमें ख़ास तौर पे वैसे कंडीशन में सिविलियन को क्या करना है और उस लिहाज से एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि अगर बार बार भारत सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो उस लिहाज से सतर्कता पूरी तरह से रखनी है। और ये निर्देश दिया गया है सभी संबंधित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कि इस तरह का मॉक ड्रिल कल कराया जाए। इन सब कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल कराया जा रहा था तो जो तारीख थी मॉक ड्रिल की, उससे एक रात पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और तब ये समझ में आया कि हाँ, उसका रिलेवेंस किस रूप में था, क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि अगर एस्केलेशन होगा तो हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है और किस लेवल तक लेके जाना है। एक बार फिर से इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल को लेकर कहा जा रहा है। इसके अलावा समझा जा सकता है कि अभी इसके बारे में कोई भी अटकलबाजी या कयासबाजी का कोई मतलब नहीं। फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये है कि इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और मकसद ये है कि लोगों को सतर्क किया जाए। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये तो देखिए हुआ था ना ऐसा ही कि जब मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था भारत में, 2 दिन वो मॉक ड्रिल चलनी थी, लेकिन फर्स्ट डे मॉक ड्रिल का हुआ 6-7 की रात को स्ट्राइक कर दी गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो इससे आप कोई अनुमान मत लगाइए कि अब दोबारा जो है दोबारा हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो फिर मिसाइल मारेंगे पाकिस्तान के ऊपर। कोई इसमें कयासबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि एक इम्पॉर्टेंट खबर है और जरूरत तो महसूस हुई कि भाई लोगों को कम से कम उस मोड में रखा जाए लगातार तैयारी में कि कभी कुछ जरूरत पड़ी तो भाई आप लोग सतर्क रहिएगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, जो आपने देखा जिस प्रकार पाकिस्तान ने हमारे जो टेररिस्ट कैंप स्ट्राइक करने के बाद रिटेलिएट किया, उसने दर्शाया कि उसको सिविलियन पॉपुलेशन या सिविलियन लोगों के जान माल के नुकसान से कोई परवाह नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए पहला ऑपरेशन करने के पहले भी हमने मॉक ड्रिल ऐलान करी थी और मॉक ड्रिल कई जगह पे करी भी गई और उसके बाद में हमारा स्ट्राइक गया, जो 9 टारगेट हमने इनके तबाह करे। अभी जो मॉक ड्रिल्स हैं, ये जो पाकिस्तान ने कार्रवाई करी उसको मद्देनजर रखते हुए वो पूरे इलाके जो पाकिस्तानी ड्रोन या उसके मिसाइल की जद में आ सकते हैं, वहाँ की आबादी को ये आगाह कराने के लिए है कि अपनी जान माल की रक्षा कैसे करनी है। और जो मॉक ड्रिल्स का सिलसिला है, ये यूनियन वॉर बुक के अंदर दिया गया है कि लड़ाई के माहौल में सिविल डिफेंस का क्या रोल रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 2005 के अंदर स्थापित हुई, उसके बाद से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लगातार भारत के हर एक हिस्से में अलग अलग स्टेट्स में आपदा प्रबंधन के ऊपर और क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर मॉक ड्रिल्स करवाती है, मॉक एक्सरसाइजेस कराती है। ड्रिल होती है एक बड़ी लिमिटेड एक्टिविटी और एक्सरसाइज होती है एक पूरा गवर्नमेंट का रिस्पांस एक किसी आपदा से निपटने के लिए। तो आज के दिन के अंदर इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू कर दिया गया है जी। हर एक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जिम्मेवारी है। उनके नीचे सिविल डिफेंस, होम गार्ड, पुलिस का अदारे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सारी काम करते हैं। अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तान से जो सटी हुई सीमा के इलाके हैं उनमें। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो पाकिस्तान के आवाम को संदेश दिया था,
उसका क्या असर हुआ है मैं उसका एक और आपको उदाहरण दे रहा हूं। पाकिस्तान की आर्मी पर अपने ही मुल्क में एक नया आरोप लगा। आरोप है कि मुनीर एंड कंपनी मतलब पाकिस्तान की आर्मी ये पाकिस्तान में रहने वाले मुहाजिरों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। मुहाजिर कौन होते हैं? मुहाजिर वो होते हैं जो बंटवारे के वक्त भारत से पाकिस्तान में चले गए और वहां पर बस गए थे। उनको वहां के लोग ही मुजाहिर कहते हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी पाकिस्तानी से ज्यादा मुहाजिर की रह गई है कि ये तो वहां से भारत से आए थे ना। अब पाकिस्तान की एक पार्टी है मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट MQM, ये कई बार बैन भी हो चुकी है, कभी इलेक्शन भी लड़ती है। अब इसके नेता ने अल्ताफ हुसैन, बड़े कैरेक्टर हैं, बहुत बड़े, इंग्लैंड में रहते हैं, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना के निशाने पर 7 करोड़ मुजाहिद हैं और इन्होंने सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की मांग की है और कहा है कि पाकिस्तान के मुहाजिरों को नरेंद्र मोदी से ही आखिरी उम्मीद बची है। जैसे भारत जो है बलोचों के अधिकारों की बात करता है, ऐसे पाकिस्तान के 7 करोड़ मुहाजिरों की बात भी भारत करे, भारत के प्रधानमंत्री करें। ये तबसरा हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान की जंग का। अब 23 मई को पाकिस्तान की फौज ने 7 करोड़ मुहाजिरों के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया है कि मुहाजिर हिंदुस्तान से आने वाले पाकिस्तान की फौज की नजर में इंडियन थे और इंडियन ही है। नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, आई रिक्वेस्ट यू to take notice of this action of Pakistan government, Pakistani government, on behalf of Pakistan Armed Forces against Muhajirs who migrated to Pakistan after the partition of British India in 1947। नहीं ये कहते हैं कि इनको सांस नहीं आई, ये ऐसे ही बोलते हैं, कभी रोने भी लगते हैं, कभी गाना गाने लगते हैं, कभी डांस करने लगते हैं, लेकिन इनका एक मजबूत होल्ड है। MQM खास तौर पर कराची में, सिंध में जो है, इसकी काफी पकड़ है लोगों में, आम लोगों में। इलेक्शन भी लड़ते हैं वहां पर, इनके MNA भी होते हैं, मतलब पार्लियामेंट में भी ये लोग जाते हैं। अब अल्ताफ हुसैन क्या कह रहे थे? इन्होंने कहा कि भाई हमें आज तक पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सेना, वो हमें आज भी शक की निगाह से देखते हैं, हमें आज भी इंडियन समझते हैं, क्योंकि हम इंडिया से आए थे, हम इंडिया से पाकिस्तान में आगे बस गए, तब भी इनको हमारी लॉयल्टी पर शक है। तो अभी तो सबक है उन लोगों के लिए जो यहाँ से गए थे पाकिस्तान के लालच में कि इस्लामी मुल्क बन गया है तो वहाँ बड़े बढ़िया से रहेंगे। अब देख लें वो कहाँ है और इंडिया कहाँ है। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि मुहाजिरों की बात भारत करे। मुहाजिर की बात होगी तो सिंध की बात होगी। सिंध में आज़ादी की एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान से, बहुत बलूचिस्तान के बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन वहाँ बहुत लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं, वो सिंधु देश बनाना चाहते हैं। आप आबादी की बात कीजिए तो अलग अलग एस्टिमेट हैं, जैसे इन्होंने 7 करोड़ कहा है, कोई कहते हैं कि 10-12% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, उससे तो ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अगर वाकई ये लोग पाकिस्तान से डिसइल्यूजन हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, तो अंदर से ऐसा लावा फूटेगा, फिर वो किसी के काबू आएगा नहीं। जनरल साहब, सौरभ जी ये अपनी एक किताब रिलीज कर रहे थे लंदन में, बलूचिस्तान हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और 35वां खान कलात who had migrated to UK in 2006, he was also present in the book release। उसमें इन्होंने ये गुहार लगाई कि भारत हमारी मदद करे, भारत मुहाजिरों को, पश्तूनों को, बलूचियों को, सिंधियों को मदद करे, क्योंकि खान कलात ने ये कहा कि अगर मुहाजिर और बलूची मिल जाए तो 64% जो देश है पाकिस्तान वो इनका है। तो खान कलात का ये कहना था, जो अपने अल्ताफ जैसे आपने ठीक कहा सौरभ जी, एट वन टाइम 26 सीटें होती थी असेंबली में MQM की, अब धीरे धीरे करके कम हुई। तो ये जो आज गुहार लगा रहा है, कई बार आता है कि पहले भी कह चुके हैं बात, इसमें कोई शक नहीं। और ये मुहाजिरों को आज की तारीख में भी कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर तो नहीं, पाकिस्तान के अंदर अभी भी सेकेंड रेट सिटीजन माना जाता है। और आज की तारीख में अगर वो देखे, जो बिहारी बांग्लादेश में हैं, उनको भी आज तक नागरिकता नहीं दी इन्होंने।
तो ये जो महाजिर जो हैं, जो यूपी से और बिहार से गए हुए हैं, उनकी आज तक सौतेला व्यवहार हो रहा है, टोटल सौतेला व्यवहार, सेकेंड रेट। अब आपको एक और अहम खबर दे रहा हूं मैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में कुछ बड़ी बातें कही हैं और चीन और अमेरिका का क्या रोल रहा इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच, उसको लेकर के पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने बोला है। जयशंकर से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि भारत पाक तनाव के पीछे चीन की भी भूमिका थी, इसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो चीन के दिए हुए हैं। दोनों देशों की बहुत अच्छी दोस्ती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन ने कितनी मदद की होगी। तो उन्होंने साफ साफ इस लड़ाई में चीन में पाकिस्तान की मदद की, इसको कह दिया है। पाकिस्तान के पास कई हथियार प्रणालियां चीन से मिली हुई हैं और दोनों देश बहुत करीबी हैं, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब अमेरिका की बात, अमेरिका को लेकर जयशंकर से सीधा सीधा ये पूछा गया कि मध्यस्थता क्या ट्रंप ने करवाई थी और क्या आप ट्रंप को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि फायरिंग रोकने का निर्णय दोनों पक्षों की, मतलब भारत पाकिस्तान की सेना के कमांडरों के बीच सीधी बातचीत के बाद हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख एयर बेसेस को बर्बाद किया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम निष्प्रभावी बना दिया, उसको वो ऑपरेशनल नहीं रह गया था। और इतनी जब मार पड़ी, इसके बाद पाकिस्तान ने भारत से फायरिंग रोकने की गुजारिश की थी और भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान झुकने को मजबूर हुआ था। तो मुझे अगर धन्यवाद देना होगा तो मैं किसको दूंगा? मैं इंडियन मिलिट्री को धन्यवाद दूंगा, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। अब इससे ज्यादा अन्य क्या कहेगा भाई? उन्होंने कहा चाइना का रोल था, पूछा गया, हाँ था। अमेरिका ने कोई मदद की, आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जंग रुक गई, उन्होंने कहा मैं भारत की मिलिट्री को धन्यवाद दूंगा और किसी को नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर चाइना का रोल कहे तो 81 से 82% के करीब जो इक्विपमेंट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के पास है वो चीन से आती है। और साथ में जो उन्होंने PL-15 मिसाइल की सप्लाई एकदम युद्ध ऑपरेशन शुरू होने से पहले की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई ड्रोन्स हैं, उसके ऑपरेशन में भी चीन मदद करता है, चाहे वो कायहोंग हो या विंगलुंग 2 ड्रोन्स हो। अब इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने अमेरिका के मध्यस्थता के बारे में बात कही, बिल्कुल सही थी। पाकिस्तान के DGMO ने ही हमारे DGMO को रिंग किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत कभी भी किसी स्टेज में मध्यस्थता नहीं चाहता। लेकिन चीन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 12 मई 2025 को चीन ने एक पब्लिश की है व्हाइट पेपर ऑन नेशनल सिक्योरिटी इन न्यू ईरा। ये एक नया उनका व्हाइट पेपर आया है। इसमें वो 2 जगह फोकस कर रहा है। एक तो जगह वो फोकस कर रहा है कि जो उनकी CCP है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका कंट्रोल उसकी आर्म फोर्सेस और नेशनल सिक्योरिटी पे। और दूसरी चीज जो मैसेज वो दे रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को एक साथ बांध रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन तीसरी चीज जो उसमें से इमर्ज कर रही है कि पहली बारी एक ऐसी इनसिक्योरिटी दिख रही है चीन के अंदर, क्योंकि चीन अब चाहता है कि जो वेस्टर्न नेशंस उसके डिफरेंसेस है भारत के साथ और दूसरे जो देशों के साथ डिफरेंसेस है, उनका इस्तेमाल कर रहा है वेस्टर्न फोर्सेस। ये चीन अब एक्यूज कर रहा है वेस्टर्न फोर्सेस को। ये आर्टिकल एक इन्होंने लिखा है विजय गोखले जी ने, जो हमारे वहां पर एम्बेसडर रहे थे, उन्होंने वही, उसमें भी उन्होंने ये सारी बातें की। और उसमें एक बात ये भी कही है कि इस वक्त कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है चीन का जिसके साथ उसने झगड़ा नहीं किया हो, बाउंड्री डिस्प्यूट किया हुआ है, कभी मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट किया हुआ है कुछ देशों के साथ। तो अब चीन के अंदर ये बात होने लगी है कि भाई इसका फायदा अमेरिका उठा सकता है। अगर हमारे हर बिल्कुल यही चीज पे मैं आना चाहता था कि अब अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है, तो इस समय वो भारत से ज्यादा पंगा नहीं लेगा कुछ समय के लिए, जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल। अब बैल साहब, आपका ध्यान में एक मैप की तरफ ले जाऊंगा। कुछ और मैप नहीं, एक सैटेलाइट इमेज है। दरअसल भारत से जो ये 4 दिन की जंग हुई, पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी है और पाकिस्तान में ने इसकी कितनी कीमत चुकाई है, एक और तस्वीर इसकी सामने आ गई है। ये इनके मुरीद एयरबेस की तस्वीर है, सैटेलाइट इमेज है। मुरीद चकवाल पंजाब में पड़ता है, वहां इनका एक एयरबेस है। अब ऐसा लग रहा है जो नई तस्वीर आई है कि ये भी बड़ा खास इनके लिए है, क्योंकि यहां पर भी इन्होंने कुछ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी हैं। बड़ी पिक्चर आपके सामने है। और वो जो अंडरग्राउंड जो भी अंदर फैसिलिटी है, क्योंकि ऊपर से जमीन जब पक्की की जाती है, सीमेंट वगैरह जमीन के ऊपर लगाया जाता है, तो उससे ऊपर से देखने से अंदाजा हो जाता है कि इसके नीचे कुछ बना हुआ है, मतलब अंडरग्राउंड कुछ है। और वो उनकी कोई हथियार रखने की जगह हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, उस पर हम क्या कयास लगाएं। और उससे ठीक 30 मीटर दूर एक गड्ढा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 3 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर चौड़ाई का एक बड़ा सा गड्ढा, क्रेटर जो है, वो इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी से
दूरी पर हुआ है। अब इसके बारे में और कोई औपचारिक बात तो नहीं है, लेकिन चर्चा ये चल रही है इस तस्वीर के माध्यम से कि भारत ने मुरीद एयरबेस में भी इनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड सिस्टम के करीब 30 मीटर दूर मिसाइल मारी। अब ये सिग्नल देने के लिए था क्या कि हमें मालूम है तुमने यहाँ अंडरग्राउंड क्या रखा हुआ है और हम उसके पास पहुंच करके मिसाइल गिरा सकते हैं? क्या लगता है आपको ये क्रेटर देख करके पहले मिसाइल का हो सकता है? जी बिल्कुल सही आपने। आप इधर आ सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल। दो तीन चीजें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो मुरीद 150 किलोमीटर दूर है भारत के बॉर्डर के साथ, तो ये बीच का टियर का बेस आ जाता है। इसके अंदर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स रखे जाते हैं। और दूसरी बात आती है कि इसमें इन्होंने 2-3 जगह पे अटैक किया था, इनको बिल्डिंग्स पे अटैक किया था। और एक जो वेपन सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल हुए, ये बॉम्ब की भी हो सकती है, मिसाइल की भी हो सकती है। यहां से अभी हमारा ये पता लगाना, लेकिन कोई वेपन गिराया वहां पे एक वेपन गिराया गया। लेकिन दो चीजें जो मैं बता रहा था कि जो बिल्डिंग्स पे अटैक हुए थे, इनको मत देखिए। यहां पे तो पेन्स है, यहां पे तो जहाज भी रख सकते हैं या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स रख सकते हैं। लेकिन जो चीज उन्होंने अटैक की वो ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूएवीज का अटैक किया था बिल्डिंग्स पे, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। और ये वाला जो अटैक किया है, जो यहां पे आप बात कर रहे हैं, इसके आसपास का अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा एरिया अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है। जब भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनता है तो वो कम से कम 30 से 40 मीटर अंदर स्प्रेड करता है। ये नहीं है कि वो एक ही जगह पे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी चीज, अगर इस पे हिट करते हैं, ये दो चीजें हो सकती हैं। या तो उस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेटेजिक वेपन्स हो, तो हम कभी भी उसको हिट नहीं करेंगे, उसके पास मैसेज देने के लिए हम हिट कर सकते हैं। नहीं, इसमें दूसरी चीज, आप बताइए। दूसरी चीज अहम ये आ जाती है कि अगर वो बॉम्ब्स उनका नॉर्मल एम्युनिशन डिपो होता, जो एयर बेसेस में होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है। उसका एक ब्लास्ट टाइप ऑफ इफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लास्ट वॉल टाइप होती है, और उसके अंदर अंडरग्राउंड वो एम्युनिशन डिपो बनाया जाता है। तो ये ब्लास्ट वॉल नहीं दिख रहा मुझे। तो इसका यह मतलब है कि यहां पे ऐसे वेपन्स हैं जो पाकिस्तान स्टोर करके हिडन रखना चाहता था, जो भारत को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन हमने उसके पास हिट किया है। तो ये क्या मतलब हो सकता है सर इसके नजदीक अटैक हमला करने का? बिल्कुल, देखिए ऐसा कि अगर आप पहले देखें जहाँ एंट्रेंस लिखे हुए हैं दोनों, उन दोनों एंट्रेंस के सामने एक अर्थवर्क है। वो पूरा मिट्टी का पूरा वो अर्थवर्क होता है, जैसे हम फायरिंग रेंज में बनाते हैं, स्टॉप बट बनाते हैं। आप भी दिखा सकते हैं सर, जरा क्लियर हो जाएगा। और जी आप ये देखिएगा, ये एंट्रेंस है, ये अर्थवर्क है, ये इधर भी है और इसके आगे वाले पे भी है। इसका मतलब ये है कि वो जो अर्थवर्क किया गया उसकी एंट्रेंस के गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि कोई भी धमाका एक्सप्लोजन हो तो इसका गेट इफेक्ट ना हो। अगर गेट बंद हो जाएगा किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी का, तो उधर से अंदर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, या बाहर से अंदर। ये क्लियर आपको भी दिख रहा है कि ये अंडरग्राउंड कुछ है और उसकी एंट्री भी दिख रही है, और इसके अंदर जो भी रखा होगा 100% कोई स्ट्रेटजिक एसेट होगा, किसी भी नेचर का हो वो, और वो जरूर इनको बहुत बड़ी मार पड़ी होगी इसमें, जो अभी खुल के नहीं आएंगे वो बाहर। ये पक्का उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। चलिए, तो अब तो मतलब प्रमाण आना भी रुक नहीं रहा है, नए नए सबूत आ रहे हैं। अब यही सबक है पाकिस्तान का, और लगातार अब कल एक भारत के यहाँ सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज भी होगी, जैसा हमने आपको बताया। तो भारत हर लिहाज से तैयार है। ये पाकिस्तान को देखना है कि वो अब भारत से आगे कैसे रिश्ते चाहता है।